हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत फिर से एक बार यूएस मार्केट्स के साथ हम करेंगे। कल यूएस मार्केट्स मिक्स थे, मतलब डाउ जोन्स, एस&पी 500 अगर हम देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव काइंड ऑफ उनकी रिटर्न्स थे। बट नैस्डैक, ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, हाईटेक स्टॉक्स जहां पे है, वो इंडेक्स 2% से ज्यादा कल गिरा है। सो यहाँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर जो कंपनीज है जिनको बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस मिले थे, वहां पे अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं तो उन डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से पूरे इंडेक्स पे, उन इंडेक्स के स्टॉक्स पे प्रेशर बन जाता है। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। 2.35% से नैस्डैक कल डाउन था। यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो दैट यील्ड हैज गॉन डाउन टू 2.76% फ्रॉम 2.84%। तो जैसे हमें लग रहा था कि क्या 3% के ऊपर 10 ईयर जिसे यील्ड यूएस की कंसोलिडेट होगी, तो वहां पे कुछ चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है। सो अट्रैक्टिवनेस जो है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये 3% बहुत ज्यादा नजर आया है। एंड दैट्स व्हाई उसकी डिमांड बढ़ गई है। सो उसकी डिमांड बढ़ गई, सो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी, एनएवी बढ़ जाएगी उस, जिसे कि और जो यील्ड है वो नीचे आ जाएगी। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। वी हैव सीन 3.12% तक यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड ऊपर गई थी, अब वो 2.76% है। यानी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी डिमांड इस सिक्योरिटी के लिए क्रिएट हो गई थी। एंड दैट्स व्हाई द यील्ड्स आर नाउ डाउन। इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं, सो दैट यील्ड इज एट 7.36%। यहां पे भी अराउंड 2 बेसिस पॉइंट से ये नीचे गई है। बट आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर मोर टाइम। बहुत सारा न्यूज, निगेटिव न्यूज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन वगैरह आने वाला है, प्लस जो एग्रेसिवनेस है आरबीआई का इस बार ज्यादा हो सकता है जब वो रेट हाइक करेंगे। सो देखते हैं, लेट्स सी। इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज एट 107%। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $111 पर बैरल है, तो वो कल के कंपैरिजन में $1-2 ऊपर नीचे वैसे ही चल रहे हैं। सो ज्यादा कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट, शार्प मूवमेंट्स ना डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है। पी रेशो की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी 50 का पी रेशो है 19.87। सो फिर से एक बार वो 20 के नीचे जा चुका है। एंड सेंसेक्स का पी रेशो है 22.03। रुपी डॉलर इक्वेशन में रुपीज एट 77.51 पर डॉलर, तो कल के कंपैरिजन में 2 पैसे ये इंप्रूव हुआ है। और डॉलर इंडेक्स 101.76 पे है, सो 102 के ये नीचे गया है। सो कंसिस्टेंटली डॉलर, ये जो करेंसी है, कंपेयर टू अदर वर्ल्ड हैवीवेट्स लाइक यूरो और पाउंड, डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे थोड़ा सा ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। सो क्वाड लीडर्स की जो मीटिंग्स चल रही है, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 नेशंस है, तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि दे विल एक्सटेंड अराउंड $50 बिलियन का इंफ्रा असिस्टेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये क्यों करना है? बिकॉज चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का जो बेल्ट मतलब वो इनिशिएटिव है, रोड इनिशिएटिव, बेल्ट इनिशिएटिव, आई थिंक उसको काउंटर करने के लिए ये पर्टिकुलर समिट, ये पर्टिकुलर एसोसिएशन बना है। सो यहाँ पे चाइना का जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ रहा था इस एरिया में, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस तो चौधरी है, हर जगह पे होते हैं वो, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। बट ये जो इन्वेस्टमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। सो ऐसा नहीं कि मतलब अनाउंसमेंट किए तो कहीं पे भी, एंड इट्स नॉट दैट कि ये कोई एक नेशन करने वाला है, ये सब मिलके करने वाले। ऑब्वियसली the share will be on a higher side from US and Japan, looking at their economies or size and their positions. So definitely one should expect more from them rather than Australia and India. But implementation जो है वो शायद इन 2 nations में ज्यादा हो सकता है, उनके अराउंड ज्यादा हो सकता है। प्लस जो डेट रिडन इकोनॉमीज है लाइक श्रीलंका, उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था,
बट इन इकोनॉमीज को भी इनके डेट कैसे मैनेज किया जाए, वहां पे कोई असिस्टेंस लगेगा क्या, ये सारी चीजें देखा जाएगा फ्रॉम द कॉड दिस एसोसिएशन ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज आप सबको पता है कि श्रीलंका में जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, जो डिपेंडेंसी उन्होंने क्रिएट की थी चाइना पे, चाइना ने सही मतलब अपॉर्चुनिस्टिकली बैकआउट कर लिया, एंड देन नाउ इन अ वे लुक एट द सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। तो ऐसी कंट्रीज को जहां पे मतलब कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं चाइना के, सो वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल मतलब फ्रुक्टिफाई नहीं होने देना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव शायद कॉड लीडर्स का यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। सो मेजरली ये जो कॉड का समिट है, इट्स मेजरली टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिवनेस इन दिस रीजन। सो देखते हैं कैसे कैसे चीजें डेवलप होती है। अब मई महीने के 21 ऑफ मई तक के एक्सपोर्ट के नंबर सामने आ चुके हैं और एक्सपोर्ट्स 21% से ग्रो हुए हैं, यानी कि ये महीना भी काफी अच्छा नजर आ रहा है फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। $23.7 बिलियन के एक्सपोर्ट्स फर्स्ट 21 डेज में हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इंजीनियरिंग। सो ये मेजर सेगमेंट्स थे एक्सपोर्ट ग्रोथ के इन द मंथ ऑफ मई, दैट इज फर्स्ट 21 days. Now we'll talk about something about import duty ban, export ban, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। So गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ 20 लाख टन पर ईयर ऑफ क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल ये यहाँ पे परमिट किया है। ड्यूटी फ्री क्यों किया है? बिकॉज डोमेस्टिकली प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वर इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई टू कंट्रोल दोज प्राइसेस यहाँ पे बाहर से ये चीजें बुलाई जा रही है, दैट इज सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल। सो ये क्यों क्रूड है सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल ये क्यों करना पड़ता है नॉर्मल ये चीजों में कि बाबा जब आपके प्रोडक्शन लेवल्स कम है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड भी काफी ज्यादा है, सो कंट्रोल दिस, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। डेफिनेटली जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे उनके लिए नेगेटिव है, बिकॉज दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनीज टू अर्न। बट जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनीज के अर्निंग्स पे गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगा, गवर्नमेंट फोकस करेगा इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाए। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड विद सेंटर ऑर्डर्स एक्सपोर्ट कैप ऑन शुगर सेक्टर। सो 10 मिलियन टन का कैप उन्होंने FY23 के लिए एन्युअली उन्होंने लगा दिया है ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत गलत हो गया, शुगर कंपनीज के लिए बहुत निगेटिव है। तो एक चीज बता देता हूं मैं, FY22 में, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22 जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल शुगर एक्सपोर्ट्स जो थे इंडिया से बाहर वो थे 10 मिलियन टन। तो उतना ही अलाउ किया हुआ है, हाँ उसके ऊपर वो जाने नहीं दे रहे, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल द शुगर प्राइसेस इन इंडिया टू। सो ये चीजें अगर ऐसे समय पे प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मेकर्स को गवर्नमेंट नहीं ज्यादा भाव देने वाला है, यहाँ पे सारी चीजें चलेगी। और अभी तो इतना एग्रेसिवली और प्रायोरिटी पे लिया हुआ है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो हम देख रहे हैं, फिर वो फ्यूल कॉस्ट हो या फिर ऐसी कमोडिटीज पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, या फिर जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए कोल वगैरह इंपोर्ट करने के लिए भी, या स्टील सेक्टर पे एक्सपोर्ट्स लगा के कोल पे इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे हो सकता है किसी को बुरा लगेगा, यार मैंने तो शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, ये कैप वगैरह तो निगेटिव होगा, सेंटिमेंट निगेटिव हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द सेंटिमेंट्स, गवर्नमेंट इज मोर बॉदर्ड अबाउट द इन्फ्लेशन नंबर्स व्हिच दे वांट टू कंट्रोल, और उसके हिसाब से ये चीजें यहाँ पे हो रही है। अब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पॉजिटिव चीजें बात करेंगे। उनको 8,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड आने वाला है। PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 8,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड FY22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। सो ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 5-6 सालों में। गाना तो आपने सुना होगा ना, 17-18 सालों में है, बट 5-6 सालों में इतना अच्छा डिविडेंड फर्स्ट टाइम आया है। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, NPAs के नंबर्स नीचे गए हैं, प्रोविजनिंग कम हुई है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप। तो इस पे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा शेयर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। कितना किसका शेयर है जल्दी मैं आप लोगों को ट्वीट कर दूंगा नंबर्स के हिसाब से, तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर दैट थिंग, बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो फाइनली जो पोटेंशियल है इन बैंक्स का वो कहीं ना कहीं बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। होपफुली मतलब अननेसेसरी बर्डन जो लेने पड़ते हैं, अननेसेसरी तो नहीं बोलूंगा मैं, बीइंग PSU बैंक दे विल हैव टू टेक,
but I think we are more, I think, communist type in these things, public sector banking, because I think that might be the need also. हम बोल रहे हैं हम कैपिटलिस्ट है, बट बहुत बार बैंक्स को बचाना पड़ता है, बिकॉज जो भरोसा है लोगों का, डिपॉजिटर्स का, उसको कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज केओस क्रिएट हो सकता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अब जोमेटो के बारे में बात करेंगे तो जोमेटो इज आइंग प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट फर्दर डाइल्यूशन. अराउंड $1.6 बिलियन के रिजर्व्स उनके पास है, और उनको लगता है बाय द टाइम दे विल बिकम प्रॉफिटेबल, ये रिजर्व्स यूज हो जाएंगे. देयर इज नो नीड टू फर्दर रेज मनी टू बिकम प्रॉफिटेबल. सो डाइल्यूशन यहां से नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है. जो एनालिस्ट कॉल भी कल हुआ था, उसमें जो फीडबैक्स आए थे, so I think that's why markets have reacted really well. Around 15-16% I think the stock is up. So risk associated with these kind of investments, ये समझ के ही आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए. ये न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये डिसरप्टर्स होते हैं, ये नई नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पे when you are investing into such kind of companies, actually you are investing in that entrepreneur. ये याद रख के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए. तो डेफिनेटली अगर वो बंदे पे आपका कॉल गलत हो गया तो then it can backfire also. But new age technology businesses are not traditional businesses जो आप उस एक typical framework में बिठा के you are investing in those companies. तो ये risk समझिए और फिर ही investment कीजिए. नहीं समझ में आता है, there are a lot of other companies which are very easy to understand, और जिनके business models, जिनके dynamics, जिनके numbers analyze करना काफी आसान है, तो वैसे businesses में आप you can go and invest. अब बात करते हैं आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लान के बारे में. मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी प्लेटफॉर्म तो डेवलप हो चुका है. गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो. तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट का रेस्पॉन्स है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है. अराउंड 70-75,000 कुछ इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स में उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट्स आर अराउंड 96 करोड़ रुपीज. कितने? 96 करोड़ रुपीज. तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है इसके बारे में, एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव नॉट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. आई स्टिल फील once these yields go above 7.5%, say 8% kind, or up to 8% kind of thing, this particular option will become attractive. At that point of time, we will make few videos also regarding either government securities fund or this direct retail investment also. ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे. ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान है फॉर देयर पेंट बिजनेस वो इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 5,000 करोड़ रुपीस टू 10,000 करोड़ रुपीस. दिस इज वन इंडस्ट्री, इसमें एंट्री बैरियर्स डेफिनेटली ज्यादा है अगर आपको बहुत बड़ा प्रेजेंस लेना है तो, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है बहुत डोमिनेंट है, एंड लास्ट 1.5 years में तो जो नंबर 1 प्लेयर है उसने अपनी पोजीशन और ज्यादा इंप्रूव की है. तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है. तो यहाँ पे इट्स नॉट दैट कि इट्स वेरी इजी कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, पीछे आदित्य बिरला का नाम है तो आपका पेंट बिक ही जाएगा. आई थिंक दिस इज अ वेरी डायनामिक इंडस्ट्री और इसके कुछ रूल्स है. सो उस हिसाब से आई एम नॉट ट्राइंग टू डीसेल एनीथिंग और डीमोटिवेट एनीबडी यहाँ पे कि अगर किसी ने ग्रासिम में इन्वेस्टमेंट्स की है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर्स भी है वो डोमिनेंट प्लेयर को मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज द काइंड ऑफ रीच, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलरशिप नेटवर्क का जो रीच है और जो ट्रस्ट है इनका, जो सप्लाई चेन एशियन पेंट्स ने मैनेज की हुई है, आई थिंक उसको चैलेंज करना और उसको रिप्लेस करना will be a very difficult task, and that's why Asian Paints इतना ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करता है. सो ये चीजें इंटरेस्टिंग है ये फील्ड. सो मतलब फ्रॉम बिजनेस केस स्टडीज ऑल्सो आई थिंक वन नीड्स टू फॉलो दीज स्टोरीज. फ्यूचर ग्रुप के बारे में बात करेंगे. 4 फ्यूचर ग्रुप की वो कंपनीज है जो अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करने वाले फॉर दी मंथ्स ऑफ जैन टू मार्च, यानी 4th quarter ऑफ FY22. क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एडिशनल डायरेक्टर्स वगैरह की बातें या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये पोस्ट खाली है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर नहीं है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू डिक्लेयर रिजल्ट्स. I think the road towards bankruptcy is very much clear now. There is no doubt about that. आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के बारे में बात करेंगे. GIC सिंगापुर ये जो कंपनी है ये या फिर ये फंड है जो 2,195 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल इस कंपनी में. आई थिंक जो अपैरल बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस है. रीजंस, एक तो ग्रोइंग मिडिल क्लास,
डिस्पोजेबल इनकम, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि यंग पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे, एंड एस्पिरेशन टुवर्ड्स ब्रांड्स, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली दिस इज वन बिजनेस विच विल बी ग्रोइंग रियली वेल. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू GIC सिंगापुर ऑल्सो बिलीव्स इन दैट, और इसीलिए उन्होंने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल इस कंपनी में 2195 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे की है. तो ये आज की ताजा खबर थी दोस्तों. आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.